साथियों नमस्कार। हम आज बात करने वाले हैं भारतीय जो साहित्य है उसमें समाज और नारी को लेकर के कौन सी बातें कही गई हैं, उनके मूल तत्वों पर हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे अध्ययन के या कहें कि संदर्भ के बहुत बड़े साधन हैं, जो उस समय के नारियों के संदर्भ में जो धारणाएं थी, जो बातें थी, उसको रखने का प्रयास किया गया है, संकलन करने का प्रयास किया गया है। जब हम अपने धर्म ग्रंथों, भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो कुछ तथ्य जो निकल करके आते हैं वो इस प्रकार से निकल करके आते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने अपने दो भागों से, क्रमशः एक भाग से नारी और एक भाग से पुरुष की रचना की है। इस प्रकार अगर कहा जाए तो नर और नारी ईश्वर की देन है, वहीं से प्रकट हुए हैं। इसकी जब विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि नर की क्या विशेषताएं हैं, नारी की क्या विशेषताएं हैं, इसके संदर्भ में जब हम धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और कुछ पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जो संदर्भ के मुझे ये वीडियो बनाने से पहले मुझे प्राप्त हुए, तो मैंने उनका अध्ययन किया और जो बातें निकल करके आती हैं वो इस प्रकार से आती हैं। उनके जो प्रकृति है वो बताई जाती है कि नारी, अगर यदि नारी जिसे हम बोलेंगे, स्त्री जिसे बोलेंगे, वो स्वभाव से अत्यंत कोमल होगी, मधुर होगी, धर्म के प्रति प्रेम होगा, सहनशीलता उसमें होगी, पवित्रता होगी, वो निष्कलंक होगी, स्नेहशील होगी। अब इसके दूसरे पक्ष हम लोग अगर पुरुष का देखते हैं तो उसे जो जिन विशेषताओं से सुशोभित किया गया है वो इस प्रकार से मिलते हैं कि नर जो होगा, जो पुरुष होगा, वो अत्यंत क्रूर हो सकता है, वो स्वार्थी भी हो सकता है, लोभी भी हो सकता है, दयाहीन भी हो सकता है। वह अपने स्वार्थ में चाहे किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा अध्ययन करने के लिए धर्म ग्रंथ में ऐसे निर्धारण के लिए मनु को जिम्मेवार ठहराया गया है। बात कही गई है कि मनु अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने धार्मिक व्यवस्था के अनुसार इसकी कल्पना की थी, इसकी रचना की थी। ये भी आरोप लगाया जाता है मनु पे कि उसने अपने स्वार्थ सिद्ध के वशीभूत होकर वर्ण व्यवस्था की नींव उन्होंने रखी थी। उन्होंने नारी को शूद्र, जैसे हम लोग अगर वर्ण का अध्ययन करते हैं तो 4 वर्ण हमें अपने धर्म ग्रंथों में, साहित्यों में मिलते हैं। और पहला जो हमें जिसे वरिष्ठ समाज जिसे निर्धारित किया है वो माना जाता है विप्र। विप्र जिसे हम लोग सामान्य भाषा में ब्राह्मण बोलते हैं, ब्रह्मज्ञ बोलते हैं। इसके बारे में जो ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में कही गई है वो बात ये है कि यह समाज का सबसे विवेकशील प्राणी होगा। यह समाज को अपनी चेतना से, विवेक से सेवा प्रदान करेगा और समाज को सही दिशा प्रदान करेगा। कहा जा सकता है कि आज के संदर्भ में जो शिक्षक की भूमिका रही है वही उस समय विप्र यानी कि ब्राह्मण की भूमिका रही होगी। दूसरी बात आती है, एक वर्ण व्यवस्था में दूसरा जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है क्षत्रिय का। क्षत्रिय वैसा व्यक्ति जो बाहुबल से, मनोबल से शक्तिशाली है और अपने बल से समाज को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। आज के संदर्भ में हम बात करें तो हमें प्राप्त होगा कि हमारे जो सेनाएं हैं, जो हमारे देश की रक्षा बॉर्डर पे कर रहे हैं, जो हमारी पुलिसिंग व्यवस्था है, हम उसकी बात कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं कैसा होगा। हम बात करते हैं तीसरे वर्ण व्यवस्था में, तीसरे भाग के, जिसको लोग कहते हैं वैश्य। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में दक्ष हो,
सामानों के आदान प्रदान में दक्ष हो, और वो व्यक्ति अपने यहाँ का उत्पादन दूसरे बाज़ार में, दूसरे बाज़ार का उत्पादन आवश्यकता अनुसार अपने बाज़ार में अपने व्यक्तियों के मध्य ला करके देता था, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना। इसे हम लोग वैश्य की संज्ञा देते हैं। हमारे जो संदर्भ है, ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, वो इसको बताते हैं। फिर जो बातें आती हैं वो आखिरी पायदान, जिसको हम लोग शूद्र की संज्ञा देते हैं, वैसा व्यक्ति, वैसा समूह जो समाज को अपनी सेवाओं से, शारीरिक क्षमता से समाज की सेवा करता है, उत्पादन करता है, उसे शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। यह बात आती है मुख्य रूप से सेवा के लिए, बात आती है मुख्य रूप से उनके अपने कार्यों से तीनों वर्णों की सेवाओं के लिए जाना जाता था, और ये सबसे निम्न होता था जिसे तीनों वर्ण और अपने समाज का सेवा करना था। उसके उदाहरण आज भी हैं। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, ढोल बजाने कौन आता है? एक ऊपर के तीनों वर्ण में एक वर्ण आज भी है जो मंदिरों में बैठा है, और वो विप्र के अनुसार अपने कर्मकांडों का कर्मकांडों को कर रहा है, या समाज को उसी दिशा से अपनी सेवा दे पा रहा है। अब कितना उचित है, कितना अनुचित है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक मुख्य मुद्दा है भी नहीं। हम लोग नारी और समाज के संदर्भ में बात आज कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे दयनीय स्थिति थी वो शूद्रों की थी। और अब हम आते हैं जब नारीवाद पे, यहाँ पे हमें अपने धर्म ग्रंथ मिलते हैं कि धर्म ग्रंथ में नारी को शूद्र के समकक्ष रहकर उन्हें हर प्रकार से सेवा देना था। वह एक ऐसी घर में उसकी जिम्मेवारी है, समाज में उसकी जिम्मेवारी है कि वो सेवा प्रदान करे, और उसे उस सेवा के बदले प्रताड़ित भी किया जा सकता था, और वो प्रताड़ित करने के दौरान वो उसका प्रतिकार भी नहीं कर सकती थी। ये अधिकार भी नारी के पास उस समय नहीं था। ऐसे ही हम लोग जब आगे देखते हैं, सीखते हैं, तो बात आती है महर्षि वाल्मीकि जी की। उन्होंने क्षुब्ध होकर के व्यवस्था के अनुसार मनु को स्त्री शब्द से अभिसंबोधित करते हुए कह दिया। महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। उस स्त्री के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदय से क्षत्रिय। वैश्यों का जन्म उनके उदर से हुआ और पैरों से शूद्रों का। ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। हम लोग जब इसके संदर्भ में आगे देखते हैं, ये भी हमें प्राप्त होता है कि उनकी ही देखा देखी सभी धर्म व्यवस्थाकारों ने बेसुरा राग अलापते हुए नारी हित पर पर्दा डाल करके उन्हें बलपूर्वक अपने अधीन किया है। आज भी है। आज भी जो महिलाएं हैं वो अपने घर में आज भी उतनी स्वतंत्र नहीं है, उसे निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार आज भी नहीं प्राप्त हुआ है जो एक पुरुष को है। जब महिला अपने विचार रखती है तो बोला जाता है कि समाज में हम रहते चलते हैं, आप घर में रहते हो, इसीलिए बाहर का निर्णय या निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास है, पुरुषों के पास है। ये बातें सुनने के लिए प्रायः मिलती हैं। हम समाज में घर में रहते हैं तो ये बातें हमें पहले से भी देखने सुनने को मिलते हैं। तो हमारे यहाँ जो नारी का जीवन रहा है, हाशिए पर रहा है, शोषण युक्त रहा है, शोषित युक्त रहा है, उन्हें समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो चलिए, ये विडंबना रही है कि एक महिला
जो एक पुरुष को भी जन्म देती है, एक महिला जो समाज को सही दिशा दे सकती है, एक महिला जो समाज में आधी की हिस्सेदारी है, अधिकार रखती है, वो महिला एक समय में अधिकांश परिवारों में आज भी पैर की जुत्ती से ज़्यादा उसे नहीं माना जाता है। ये बहुत खराब स्थिति है हमारी महिलाओं के लिए। जब से महिलाओं लड़कियों ने शिक्षा लेना प्रारंभ किया है, उनके जीवन बदल गए हैं और उन्होंने इसका प्रतिकार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अभी अपने अधिकार के प्रति सचेत हो चुकी हैं और वो आज अपनी लड़ाई नारीवाद के रूप में लड़ रही हैं और उस नारीवाद में वैश्विक स्तर से लेकर के समाज के निम्न स्तर तक की महिलाएं उसमें शामिल हो रही हैं। यह बदलाव का एक अच्छा उदाहरण है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नारीवाद के अगले सीरीज में। नमस्कार।